अभी तक हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट। ओके, अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, हाउ इट वर्क्स। डिटर्मिनेंट किस तरह से वर्क करता है, दैट मीन्स कुछ इसके सिस्टम्स हैं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का आपके पास वीडियो 3 पार्ट में आएगा। ओके, ये आज आपका फर्स्ट पार्ट है, फिर सेकेंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट। 3 पार्ट में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट और कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के साथ में। चलिए देखिए, अभी तक हम लोगों सीखे थे कि सारा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है। क्या सीखे थे? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल है ना, यानी कि डिटर्मिनेंट इज पॉसिबल ओनली ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। और हम आप लोगों को बताए थे कि डिटर्मिनेंट एक फंक्शन होता है फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, टू एक कोई यूनिक वैल्यू देता है ये, ठीक है, कोई यूनिक वैल्यू देता है। ये वैल्यू रियल नंबर भी हो सकता है या फिर इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है। हम बताए थे आप लोगों को, ये डिपेंड करता है कि मैट्रिक्स कैसा बना हुआ है। चलिए अब देखिए, फिर बात करते हैं कि अगर ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल होगा तो ये वर्क कैसे करता है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए एक मैट्रिक्स है 4 6 2 8, ठीक है। अगर हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए बनाएंगे तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 4 6 2 8, और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा दिस 32 माइनस दिस -12। ओके, अब देखिए फिर इसका दूसरा पार्ट, इसी में अगर ए हमारा यही रहता मैट्रिक्स 4 6 2 8 ही रहता, ओके, लेकिन अगर हम लोगों को बोला जाता 2a, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a चाहिए, ठीक है, तब देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है, अगर मैट्रिक्स ए हमारा 4 6 2 8 दिया हुआ है तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a चाहिए, तो पहले मैट्रिक्स 2a निकालेंगे। तो 2a क्या निकालेंगे, 2 इंटू 4 6 2 8। अब देखिए, इसको डिटर्मिनेंट बनाने के लिए जो स्केलर हमारा बाहर में इंटू है, मल्टीप्लाइड है, पहले वो कंप्लीट मैट्रिक्स के अंदर आना चाहिए। अब इसको पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा 8 12 4 16, ऐसा लिखना पड़ेगा। अब देखिए फिर, अब यहाँ से अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ 2a बनाएंगे तब ये बन जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ 8 12 4 16, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो तब क्या हो जाएगा, 16 8 जा 128 माइनस 48। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो 20 आ रहा है, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो 80 आ रहा है। आ रही बात समझ में? दैट मीन्स अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई करके बनाएंगे तो वो स्केलर पहले टोटली मल्टीप्लाइड होगा उस मैट्रिक्स के साथ में। जैसे फिर एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जैसे m एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, मान लीजिए 1 2 1 2 1 2 2 2 1, ठीक है। अब हम लोगों को चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, ठीक है, क्या होगा, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, सॉरी 3m है, डिटर्मिनेंट ऑफ हम लोगों को चाहिए 3m। ओके, अब देखिए तो m मैट्रिक्स क्या दिया है, सिंस मैट्रिक्स m जो है आपके पास वो दिया है 1 2 1 2 1 2 फिर 2 2 1, ऐसा दिया हुआ है। तो अब पहले 3m निकाल लेते हैं हम लोग। तो 3m निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 2 1 2 1 2 फिर 2 2 1, ऐसा लिखा हुआ है। तो अब क्या होगा, पहले ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा सारे के साथ, तो ये क्या बन जाएगा 3 6 3 फिर 6 3 6 फिर 6 6 3, ये ऐसा बन जाएगा मैट्रिक्स। अब हम लोगों को डिटर्मिनेंट ऑफ 3m चाहिए, ओके, तब ये डिटर्मिनेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ 3 6 3 6 3 6 फिर 6 6
3। अब इसको सॉल्व करेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझ में आ रहा है हम लोगों को कि अगर किसी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट बनाएंगे, जब कोई स्केलर उसके साथ मल्टीप्लाइड रहेगा तो पहले वो स्केलर टोटल एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाइड होगा, देन उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट का अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप लोगों को बनाना चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए M, ये दिया गया है 2 2 1 1 2 1 2 2 3। ठीक है। तो फाइंड करना है आप लोगों को डिटर्मिनेंट ऑफ 4m। ठीक है, ये बनाइए। ठीक है। तो पहला बात समझ में आ गया हम लोगों को कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनाएंगे और उसके साथ में कोई स्केलर मल्टीप्लाइड रहे तो उस स्केलर का ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है। जब भी डिटर्मिनेंट बनेगा तो पहले उस मैट्रिक्स, वो जो स्केलर है उस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद डिटर्मिनेंट को हम लोग अप्लाई करेंगे। अब देखिए इसी से एक रूल हमारे सामने, हम लोगों के सामने आता है। अगर आप देखें यहाँ पर इसका वैल्यू 20 हुआ था, है ना। जब हम लोग इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो देखिए ये 4 टाइम्स हो गया है। ये देखिए 4 टाइम्स हो गया। 2 मल्टीप्लाई किया लेकिन कितना टाइम्स वैल्यू आया इसका? 4 टाइम्स आया है। ठीक है। देखते हैं कि ये होता क्या है एक्चुअली। अब देखिए अगर कोई मैट्रिक्स होगा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई डिटर्मिनेंट है A B C D, अगर कोई डिटर्मिनेंट है हमारे पास तो इसका वैल्यू क्या होता है? AD माइनस BC, ऐसा होगा ना। ठीक है। अब देखिए उसी तरह से अगर कोई वैल्यू है हमारे पास PQ माइनस RS, तो हम ये सोच सकते हैं कि ये ऐसा हो सकता है कि P यहाँ तो Q यहाँ, ठीक है, R यहाँ तो S यहाँ, ऐसा हो सकता है कि ये डिटर्मिनेंट रहा होगा। क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? PQ माइनस RS। या फिर हो सकता है कि डिटर्मिनेंट ऐसा भी हो सकता है कि Q यहाँ तो P यहाँ, R यहीं पर और S यहीं, ऐसा भी हो सकता है। ये क्या हो जाएगा? QP माइनस RS, ऐसा लिख सकते हैं। या हो सकता है कि ये डिटर्मिनेंट ऐसा भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, कि आपका P अपने प्लेस पर ही है, सिर्फ ये S और R चेंज कर देते हैं, फिर भी इसका वैल्यू PQ माइनस RS होगा। होगा कि नहीं होगा? आ रही बात समझ में? इसका मतलब ये हो गया है कि अगर कोई इस फॉर्म में हमारे पास रहे तो हम इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। हाँ, डिटर्मिनेंट का फॉर्म अलग अलग होगा लेकिन वैल्यू हमारा एक ही आएगा। ठीक है। अब देखिए, तो अब बात कर रहे थे हम कि अगर कोई डिटर्मिनेंट हमारे पास दिया हुआ है ABCD, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास AD माइनस BC। लेकिन अगर कोई डिटर्मिनेंट है, अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है हमारे पास 2A 2B CD, तब क्या लिख सकते हैं इसको? तब तो ये हो जाएगा हमारा 2AD माइनस 2BC, 2 कॉमन हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? AD माइनस BC। अब देखिए इस AD माइनस BC को इस डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू ABCD, ऐसा बन जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से एक बात समझ में आ रहा है कि अगर डिटर्मिनेंट 2A 2B CD लिखा रहे तो हम एक रो से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा? ABCD। एक बात यहाँ से समझ में आ रहा है। ठीक, देखिए इसी का दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई डिटर्मिनेंट हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है यहाँ पर सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट PQRS है, इसका वैल्यू क्या होगा? PS माइनस RQ, ऐसा होगा। अब देखिए एंड अगर सपोज दैट हमारे पास डिटर्मिनेंट होता है 2P 2Q 3R 3S, ऐसा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6PS माइनस 6RQ, ऐसा होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा फिर PS माइनस आर क्यू, ऐसा लिखेंगे। अब देखिए इस 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 डिटर्मिनेंट ऑफ PS माइनस आर क्यू, ये रहा PS माइनस आर क्यू, इसको क्या लिख सकते हैं PQRS, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। अब एक बात समझ में आ रहा है कि किसी डिटर्मिनेंट से, दैट मीन्स ये डिटर्मिनेंट को अगर यहाँ देखें तो दैट इज इस डिटर्मिनेंट को 2P 2Q और 3R और 3S लिखा हुआ है। इसका मतलब ये समझ में आता है कि डिटर्मिनेंट से जब कॉमन निकालेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन आता होगा। जैसे यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिए, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ क्या बचेगा PQRS, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझ में आ रहा है, फाइनली हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। समझ में ये आ रहा है कि किसी डिटर्मिनेंट से जो है हमारा, किसी डिटर्मिनेंट से अगर कॉमन निकालते हैं, जैसे सपोज दैट एक डिटर्मिनेंट है आपके पास 2A 2B 4A 4C 4D, तो अगर हम कॉमन निकालेंगे तो फर्स्ट रो से कॉमन आ सकता है, सेकेंड रो से अलग अलग कॉमन आएगा, 2 इंटू 4 हो जाएगा बाहर आकर के, ये क्या हो जाएगा ABCD, ठीक है। मैट्रिक्स का साइन नहीं होगा, डिटर्मिनेंट का साइन होगा, ये बन जाएगा ऐसा, ठीक है। लेकिन अगर यही मैट्रिक्स के फॉर्म में होता 2A 2B 4C 4D मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा तो कंप्लीट ईच एलिमेंट से कॉमन आएगा, तब तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। तो 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा AB 2C 2D, ये बन गया, ठीक है। अब बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब एक 3x3 ऑर्डर में हम दिखाते हैं कि एक वर्क कैसे करता होगा एक्चुअली में। देखिए फिर अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, मान लीजिए MA MB MC, ठीक है, DEF GH K, ऐसा लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो सॉल्व करेंगे तो एक्सपेंड करते हैं अलॉन्ग फर्स्ट रो, तो ये क्या हो जाएगा MA आ जाएगा, फिर इसके सामने और इसके सामने गायब, तो क्या बचेगा हमारे पास EFHK, ऐसा होगा कि नहीं, ठीक है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए फिर जब इस M ये प्लस था, इसके पास आएंगे तो क्या होगा माइनस, तो ये क्या बन जाएगा माइनस MB। फिर जब सॉल्व करेंगे तो फिर इसके सामने गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर DZFK, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ से फिर ये हो गया आपका गायब। फिर यहाँ पर देखिए फिर ये MC है तो प्लस क्या हो जाएगा MC, क्योंकि इसका साइन प्लस होगा। फिर इसके सामने गायब, तो क्या बचेगा यहाँ पर DEGH, इस फॉर्म में आ जाएगा डिटर्मिनेंट, ओके। अब देखिए फिर अब यहाँ पर देखें हम लोगों को पता चल रहा है कि ये सबसे कॉमन है M कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं। M कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा A इंटू EFHK, फिर माइनस B इंटू DFGK, फिर यहाँ पर हो जाएगा C इंटू DEGH, ऐसा होगा। अब देखिए ये फिर कंप्लीट हम लोग ये M इंटू, इसको हम लोग चाहे तो डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं A, यहाँ प्लस साइन, यहाँ पर माइनस साइन होगा, तो B, यहाँ प्लस साइन होगा C। A के सामने देखिए A के सामने गायब होता है, जैसे अगर हमारे पास ABC लिखा हुआ है तो A के सामने गायब होगा, तो निश्चित है कि यहाँ पर EF और यहाँ पर HK रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पर EF और यहाँ पर HK रहा होगा। सिमिलरली B है तो B के सामने गायब, तो यहाँ पर FK है ही, तो इस प्लेस पर DZ होगा। और देखिए C को देखें तो इसके सामने गायब है, C के सामने गायब है, तो DZ और EH अपने प्लेस पर आ चुका है, ये बन गया इस फॉर्म में। अब यहाँ से देखें इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू निकाल रहे थे तो इससे क्या आ गया M कॉमन आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि दैट इज़ अगर हमारे पास MA MB और MC लिखा हुआ है, DEFGH के लिखा हुआ है, ठीक है,
तो हम लोग यहाँ से m कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, ये ए बी सी डी ई एफ और जी एच के। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो पहला यहाँ पर फिर दूसरा पहला प्रॉपर्टी क्या समझ में आया था कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट बनाते हैं तो अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाइड रहेगा तो उसके पहले ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन डिटर्मिनेंट अप्लाई होगा। फिर यहाँ भी दिखाए थे कि अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाइड है, देखिए मल्टीप्लाइड है, तो पहले ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किए, देन ये डिटर्मिनेंट में ट्रांसफर हुआ। सिमिलरली फिर दूसरा प्रॉपर्टी क्या देखे कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट रहे, ठीक है, तो किसी एक रो या कॉलम से कॉमन निकाल सकते हैं। कंप्लीट रो या कॉलम से कॉमन नहीं आता है, मैट्रिक्स में कंप्लीट रो या कॉलम से कॉमन आता है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है पी क्यू पी आर पी एस ए बी सी डी ई एफ, तब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम से पी कॉमन निकाल सकते हैं। पी कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर क्यू आर एस, फिर ए बी सी, फिर डी ई एफ, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए फिर ध्यान दीजिएगा, दूसरा बात, एक बात और समझ में आ रहा है कि अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाइड है, सपोज दैट ये कोई स्केलर मल्टीप्लाइड है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच के, ठीक है, तो ये सॉरी चलिए के ही है, तो ये क्या होगा, ये के जो है आपका किसी एक रो के साथ या किसी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं के ए के डी के जी, ऐसा होगा। तो बी ई एच सी एफ के, ये ऐसा ही लिखाएगा। या आप चाहते तो इस के को आप सेकंड रो में भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, ए बी सी के डी के ई के एफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी एच के, ऐसा भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है, या आप चाहते तो सेकंड कॉलम भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, ए डी जी के बी के ई के एच, ठीक है, सी एफ के, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब कि अगर कोई स्केलर किसी डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाइड हो तो वो किसी एक रो या कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, या जब कॉमन निकालेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से वो कॉमन आएगा। लेकिन मैट्रिक्स में सारा एलिमेंट के साथ या तो मल्टीप्लाई होता है या सारा एलिमेंट के साथ कॉमन आता है। ओके, चलिए अब बात समझ में आ रहा होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन किसी स्केलर का किस तरह से वर्क करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए फिर एक और प्रॉपर्टी दिखाते हैं आप लोगों को। अगर हमारे पास मान लीजिए A1 B1 C1 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है A2 B2 C2 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर A3 B3 C3 ऐसा है। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, चलिए हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा A1, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा A1 के सामने गैप B2 C2, फिर यहाँ पर B3 C3 ऐसा होगा। फिर ये प्लस के बाद क्या होगा माइनस B1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर B1 के सामने गैप, तो क्या हो जाएगा A2 C2, फिर A3 C3 ऐसा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा प्लस C1 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके सामने गैप, तो ये क्या बन जाएगा A2 B2 A3 B3 ऐसा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इससे कंप्लीट माइनस निकाल ले रहे हैं कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस A1, यहाँ क्या बचेगा आपका B2 C2 B3 C3, समझ में आ रही है बात। ये फिर क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा B1, यहाँ क्या बचेगा आपका A2 C2 A3 C3, फिर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस C1, यहाँ क्या हो जाएगा A2 B2 फिर A3 B3 ऐसा हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम लोग, यहाँ तो माइनस है, अब इसको एक डिटर्मिनेंट का रूप देना चाह रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसको डिटर्मिनेंट बनाना चाह रहे हैं। तो देखिए
हमारे पास डिटर्मिनेंट अगर 3/3 और तो दिस फिर दिस प्लस फिर दिस प्लेस होगा, तो ये प्लस है तो ये माइनस वाला प्लेस है ना, तो हम -a1 के माइनस वाला प्लेस पर रख देते हैं कि यहाँ पर a1 तो ये माइनस, तो ये क्या रहा होगा प्लस, तो ये b1 फिर ये क्या रहा होगा माइनस ये c1, ऐसा लिख दिए। अब देखिए a1 के सामने गैप, इसका मतलब इसके सामने गैप हो जाएगा, तो इसका मतलब b2 c2 यहाँ आ जाएगा, b2 c2 यहाँ आ जाएगा, तो b3 c3 यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए b1 की जब बात करेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर b1 के सामने गैप हो जाएगा तो a2 a3, ठीक है, इसका मतलब a2 यहाँ रहा होगा और a3 यहाँ रहा होगा, दैट मीन्स ये इस फॉर्म में ट्रांसफर हो गया। अब अगर हम इसको देखें तो ये तो इसके बराबर है कंप्लीट आपका, फिर ये इसके बराबर है और ये खुद इसके बराबर है, इसका मतलब दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू दिस डिटर्मिनेंट। अब यहाँ से देखें तो अब एक बात समझ में आ रहा है कि अगर a1 b1 c1 लिखा हुआ है, फिर a2 b2 c2 है, फिर a3 b3 c3 लिखा हुआ है, तो अगर हम एक रो को इंटरचेंज करते हैं तो निगेटिव साइन से डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज कर जाएगा, दैट मीन्स इसके साथ निगेटिव साइन आ जाएगा। दैट मीन्स अगर हम a2 b2 c2 यहाँ लिख दिए और a1 b1 c1 यहाँ लिख दिए तो a3 b3 c3 यहाँ लिख दिए तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई एक रो या कॉलम अगर आपस में इंटरचेंज हुआ तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल चेंज बाय इट्स निगेटिव साइन। जैसे सपोज दैट हम इसको यहाँ, ठीक है, और इसको यहाँ लिख कर दे रहे हैं, तो जो है हम लोग इसको लिखेंगे कि c1 c3 आपस में इंटरचेंज हो रहा है। इसके लिए बता रहा है अगर c1 c3 अगर आपस में इंटरचेंज होगा तो माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा c1 c2 c3, यहाँ पर तो b1 b2 b3 रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा a1 a2 a3, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए सिस्टम क्या कहता है, जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ है a1 b1 c1, फिर है a2 b2 c2, फिर है आपके पास a3 b3 c3, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम चाहें तो जैसे सपोज दैट हम लोग r1 और r3 को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो एक चेंज हो रहा है, तो r1 r3 जब इंटरचेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन आ जाएगा, तो r1 के प्लेस पर r3 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a3 b3 c3, ये तो आपका a2 b2 c2 ही रहेगा, फिर ये a1 b1 c1 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, फिर अगर हमारा इच्छा हो गया कि इच्छा नहीं, सवाल में ऐसा ज़रूरत पड़ सकता है कि इंटरचेंज करना पड़े, c2 c3 को इंटरचेंज कर देते हैं, तो फिर माइनस साइन आएगा, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, ये फिर वैसा ही रहेगा a3 a2 a1, ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा b c3 c2 b1, फिर ये हो जाएगा b3 b2 b1। बात समझ में आया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी डिटर्मिनेंट को रो या कॉलम से इंटरचेंज किए तो उसका वैल्यू निगेटिव साइन से चेंज कर जाता है। ठीक है, एक लास्ट प्रॉपर्टी बता रहे हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। ये कहता है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट ऐसा हो जैसे ए बी सी डी ई एफ और ए बी सी ही है, इसमें क्या है आपका दो रो सेम है, ठीक है, तो आप इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए क्या होगा। जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ए, फिर इसके सामने गैप, तो यहाँ क्या बचेगा ई एफ बी सी, फिर क्या होगा माइनस बी, फिर इसके सामने गैप हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा डी एफ ए सी, ठीक है, फिर प्लस सी, फिर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा डी ई ए बी, ऐसा होगा। अब देखिए फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ए इंटू ई सी माइनस एफ बी माइनस बी इंटू डी सी माइनस ए एफ प्लस सी इंटू बी डी माइनस ए ई, ऐसा होगा। फिर सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए सी ई माइनस ए बी एफ, फिर माइनस बी सी डी माइनस माइनस प्लस ए बी एफ, फिर हो जाएगा यहाँ पर बी सी डी माइनस ए सी ई। तो देखिए ए सी ई कट गया यहाँ से,
ए बी एफ कट गया यहाँ से, बी सी डी कट गया यहाँ से, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 0। तो याद रख, ठीक है। एक यहाँ से एक बात समझ में आता है कि किसी डिटर्मिनेंट में एनी रो और कॉलम आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। दैट मीन्स अगर कोई डिटर्मिनेंट ऐसा है, मान लीजिए 2 3 4 1 2 5, फिर लिख देते हैं 2 3 4, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0। या कोई डिटर्मिनेंट अगर मान लेते हैं कि ऐसा लिखते हैं 1 2 3 1 2 3 5 6 7, दो सेम है तो भी क्या होगा इसका वैल्यू 0। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि नोट में लिख लीजिए कि इफ एनी रो और कॉलम of a determinant are identical, okay, are identical, then value of determinants is 0। ठीक है, पहला। दूसरा क्या बताए कि अगर एनी रो और कॉलम आर इंटरचेंज्ड देन इट्स वैल्यू विल चेंज बाय नेगेटिव साइन। ठीक है, इफ एनी रो और कॉलम, इफ एनी और रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज interchanged then its value change by its negative sign। ठीक है, नेगेटिव साइन से इसका क्या होगा, वैल्यू चेंज कर जाएगा। फिर थर्ड, अगर इफ अ मैट्रिक्स इज ट्रांसफॉर्म इन डिटर्मिनेंट and multiplied with the scalar, then the matrix should be completely multiplied with the scalar, then it will be changed into determinant। ओके, ये बात आप लोगों को खुद से लिखना है ताकि समझ में आ सके कि होता क्या है। ठीक है, ओके। अब देखिए, ये 3 प्रॉपर्टी के बाद फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, चलिए तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए और नोट्स ज़रूर बनाइएगा। और अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक जी ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।